कभी सोचा है कि ये जो जिंदगी है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आखिर चलती कैसे है? आज हम बायोलॉजी की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक को समझने वाले हैं कि जानवर अपनी अगली पीढ़ी कैसे बनाते हैं। मतलब ये वो प्रोसेस है जो धरती पर जीवन को बनाए रखती है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। ये कैसे हो सकता है? मतलब कैसे कि जीवन की शुरुआत सिर्फ एक कोशिका से हो और वही कोशिका धीरे धीरे विकसित होकर एक इतना बड़ा पूरा जीव बन जाए। चलिए इस कमाल के सफर को समझते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये जनन ये ज़रूरी ही क्यों है। फिर हम लैंगिक जनन की दुनिया में चलेंगे। ये भी समझेंगे कि निषेचन क्या होता है और कैसे एक अकेली कोशिका से एक पूरा शिशु बन जाता है। और हाँ, आखिर में हम अलैंगिक जनन के जो अनोखे तरीके हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल, जनन ज़रूरी क्यों है? अच्छा, ज़रा सोचकर देखिए, अगर जानवर बच्चे पैदा करना ही बंद कर दें तो क्या होगा? कुछ ही टाइम में किसी भी स्पीशी का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये प्रकृति का शायद सबसे ज़रूरी नियम है। जनन, जिसे हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ये बस वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे जीव अपने जैसे ही नए जीव पैदा करते हैं। बात सिर्फ एक जीव की नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस पक्का करती है कि पूरी की पूरी प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। जानवरों में रिप्रोडक्शन के मोटे तौर पर दो तरीके होते हैं। एक है लैंगिक जनन, इसमें एक मेल और एक फीमेल की स्पेशल सेल्स का मिलना जरूरी होता है, जिन्हें युग्मक कहते हैं। और दूसरा है अलैंगिक जनन, जहां एक अकेला पेरेंट ही एक नया जीव बना देता है। तो चलिए सबसे पहले लैंगिक जनन को ही समझते हैं। तो ये लैंगिक जनन आखिर है क्या? देखिए, नाम से ही साफ है, इसमें दो लिंग यानी नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। इसे अच्छे से समझने के लिए इंसानों का ही उदाहरण लेते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा के जो रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नर में होते हैं वृषण, जिन्हें टेस्टिस भी कहते हैं, और मादा में होते हैं अंडाशय यानी ओवरीज। इन्हीं खास अंगों में वो स्पेशल सेल्स बनती हैं जो एक नई जिंदगी को शुरू करती हैं। नर की जो स्पेशल सेल है उसे कहते हैं शुक्राणु या स्पर्म। ये एक बहुत ही छोटी सिंगल सेल होती है जिसके 3 हिस्से होते हैं, एक सिर, एक बीच का हिस्सा और एक पूंछ, और इसी पूंछ की मदद से ये तैर पाता है। नर के वृषण में ऐसे लाखों करोड़ों शुक्राणु बनते हैं। और दूसरी तरफ है मादा की स्पेशल सेल, जिसे अंडाणु या ओवम कहते हैं। ये भी एक अकेली कोशिका ही है जो अंडाशय में बनती है, लेकिन हाँ, ये शुक्राणु से साइज में काफी बड़ी होती है। हर महीने फीमेल की ओवरी से एक मैच्योर अंडाणु रिलीज होता है। तो अब हमारे पास एक नर युग्मक है और एक मादा युग्मक भी। लेकिन कहानी का सबसे जादुई हिस्सा तो अब शुरू होता है, जब ये दोनों मिलते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन ये लैंगिक जनन का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। ये वो पल है जब एक शुक्राणु तैरकर अंडाणु तक पहुंचता है और उसके साथ फ्यूज हो जाता है, मतलब मिल जाता है। इन्हीं दो सेल्स के मिलने को निषेचन कहते हैं। और जैसे ही ये मिलते हैं, एक बिल्कुल नई अकेली कोशिका बनती है। इसे कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। सोचिए जरा, यही वो पहली कोशिका है जिससे एक पूरा का पूरा नया जीव बनता है। एक नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है। अब ये जो जरूरी मिलन है ये 2 अलग अलग जगहों पर हो सकता है। जब ये मादा के शरीर के अंदर होता है तो इसे कहते हैं आंतरिक निषेचन, जैसा कि इंसानों में, गाय में या मुर्गियों में होता है। और जब ये शरीर के बाहर होता है, जैसे कि पानी में, तो इसे कहते हैं बाह्य निषेचन, जो मछलियों और मेढकों में देखने को मिलता है। इससे एक बड़ा मजेदार सवाल भी दिमाग में आता है। मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी सिर्फ एक अंडा देती है? वजह है सुरक्षा। देखिए, शरीर के बाहर अंडों और शुक्राणुओं को बहुत खतरा होता है। पानी का बहाव है, मौसम है, दूसरे शिकारी जानवर हैं, तो ज्यादा अंडे देने से ये चांस बढ़ जाता है कि कम से कम कुछ तो बच जाएंगे और फर्टिलाइज हो जाएंगे। निषेचन के बाद जिंदगी की कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, यानी एक अकेली कोशिका से एक पूरे जीव के बनने का सफर। चलिए देखते हैं ये अविश्वसनीय विकास होता कैसे है। तो ये पूरी यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। निषेचन हुआ,
जिससे बना युग्मनज। फिर ये अकेली कोशिका डिवाइड होना शुरू होती है और कोशिकाओं का एक गोला बन जाती है। इसे कहते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो। और आखिर में ये भ्रूण गर्भाशय की दीवार में जाके सेटल हो जाता है, जहां इसका आगे का डेवलपमेंट होता है। यहाँ देख सकते हैं कि कैसे वो एक सेल यानी युग्मनज बार बार डिवाइड हो रही है और सेल्स के एक बॉल में बदल रही है। यही जो डेवलप होती हुई चीज है, इसे भ्रूण कहते हैं, जो फिर आगे बढ़ने के लिए गर्भाशय की दीवार से जाकर जुड़ जाता है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास लगातार चलता रहता है। धीरे धीरे हाथ, पैर, सिर, आंखें ये सारे अंग बनने लगते हैं। भ्रूण की वो स्टेज जब शरीर के सभी हिस्सों को पहचाना जा सकता है, तब उसे गर्भ या फीटस कहते हैं। और जब ये डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो माँ बच्चे को जन्म देती है। लेकिन क्या सारे जानवर एक ही तरह से अपने बच्चों को दुनिया में लाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकृति में मोटे तौर पर 2 अलग-अलग रणनीतियां हैं और इसी के आधार पर हम जानवरों को बांट सकते हैं। तो फर्क बहुत सीधा सा है। जो जानवर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं जरायुज या विविपैरिस, जैसे कि इंसान, गाय, कुत्ते। और जो जानवर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं अंडप्रजक या ओविपैरिस, जैसे मुर्गी, मेंढक, तितली। इन अंडों के अंदर ही बच्चे का पूरा विकास होता है। चलिए, अब रिप्रोडक्शन के एक बिल्कुल ही अलग तरीके पर चलते हैं, अलैंगिक जनन। इसमें नर मादा की कोई जरूरत नहीं होती है। ये बहुत छोटे जीवों में काफी कॉमन है और इसमें सिर्फ एक पेरेंट ही एक नया जीव बना देता है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है हाइड्रा में मुकुलन, जिसे बडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेरेंट हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है, जिसे मुकुल कहते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है, एक नन्हे हाइड्रा में बदलता है और फिर अपने पेरेंट से अलग हो जाता है। एक और तरीका है द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन, जो अमीबा जैसे सिंगल सेल वाले जीवों में होता है। इसमें तो और भी सिंपल है। पेरेंट सेल बस बीच से 2 हिस्सों में टूट जाती है और एक पेरेंट से 2 नए अमीबा बन जाते हैं। ये शायद रिप्रोडक्शन का सबसे सीधा और आसान तरीका है। लेकिन जनन के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। कुछ जीवों की लाइफ साइकिल बहुत ही अनोखी होती है, जैसे मेंढक की। इसकी शुरुआत होती है अंडे से, जिससे निकलता है एक टैडपोल। ये टैडपोल पानी में तैरता है और एकदम एक छोटी मछली जैसा लगता है। फिर कुछ कमाल के बदलावों के बाद ये एक अडल्ट मेंढक बन जाता है। इसी जबरदस्त बदलाव को कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है। मेंढक और तितली की तरह क्या इंसानों में भी कायांतरण होता है? इसका जवाब है नहीं। जरा सोचिए, जन्म के समय से ही हमारे शरीर में एक एडल्ट जैसे ही अंग होते हैं, वो बस साइज में बड़े होते हैं। हमारा विकास उस टैडपोल से बिल्कुल अलग है। ये सोचना वाकई में कितना कमाल का है कि प्रकृति में जिंदगी कितने अलग अलग तरीकों से अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है।